अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का सबसे बड़ा चैनल OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट वजीहा अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस चेक। नाज़रीन, आज हम क्रॉस चेक में बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत में, क्योंकि मईशत को किस तरीके से कोविड ने डाउन किया है और जितने आने वाली हमारी जनरेशन है वो किस तरीके से मईशत को उठाएगी। आज हम उस पर बातचीत करेंगे और ये बात करेंगे कि किस तरीके से एजुकेशन को मईशत को बहुत ज़्यादा मुतासिर कोविड ने किया। एक तो मईशत, दूसरी एजुकेशन किस तरीके से मुतासिर किया है और आने वाली जो नस्ल, नौजवान नस्ल है हमारी, वो किस तरीके से मईशत को वापस उठाएगी, एजुकेशन सेक्टर को किस तरफ लेकर जाएगी। आज हम इस पर बात करेंगे। बस मौजूद है प्रोग्राम मैनेजर को एडवाइजर इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहरिया एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी जनाब सैयद शहीर हसन रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र है, क्या हाल चाल है आपके? बेहतरीन, अल्लाह का। अच्छा शहीर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से कराची के हालात या बल्कि पूरे पाकिस्तान या दुनिया को ले लें, बड़े बुरे हालात हैं। अगर हम बात करें भावलपुर की कोविड-19 की, तो वहाँ क्या सूरत हाल है? थैंक यू। एक तो मैं बताऊँ, मेरा जो ताल्लुक है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से है और इस वक्त मैं वहाँ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सेंटर एंड इंक्यूबेशन सेंटर को भी देख रहा हूँ माशाल्लाह। जो भावलपुर है, अनफॉर्चुनेटली जो थर्ड वेव आई है उसमें भावलपुर जो पाकिस्तान के मुतासर तरीन शहर हैं उनमें से एक है। मोर देन 30% जो है इस वक्त वो वहाँ कोरोना वायरस जो है उसकी प्रेजेंस मौजूद है और बड़े मुश्किल हालात चल रहे हैं। इस वक्त गवर्नमेंट की जो SOPs है उसको भरपूर तरीके से जो है गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उसको अप्लाई करवाए। तालीमी इदारे तकरीबन बंद हो गए हैं, ऑफिस तकरीबन बंद हो गए हैं, 6 बजे के बाद आप शहर में इजीली मूव नहीं कर सकते। तो ये कुछ हालात चल रहे हैं। बड़ी पाबंदी, बहुत सख्त पाबंदी है वहाँ आजकल, काफी सख्त पाबंदी है। लोग फॉलो कर रहे हैं पाबंदी, फॉलो करवाया जा रहा है। मतलब इवन की आर्मी भी जो है वो वहाँ राउंड करती है। लोगों ने फॉलो नहीं किया, इसी वजह से आर्मी आई है ना। बिल्कुल ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी काफी सख्ती कर रही है, बहुत सारे इदारे सील किए गए हैं। तो एक अनफॉर्चुनेट सीन है कि फर्स्ट वेव सेकंड वेव में हम मतलब जीरो के ऊपर थे, मतलब भावलपुर की प्रेजेंस नहीं थी। लेकिन जो थर्ड वेव आई है उसमें जो मुतासिर तरीन शहर हैं उसमें से भावलपुर अनफॉर्चुनेटली टॉप के ऊपर आया हुआ है। अच्छा, अगर जैसे कि हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, तो बड़ा अच्छा आपका ताल्लुक है और अगर हम इस पे ये बात करें तो आपको नहीं लगता कि एक रिस्क है पाकिस्तान में अगर लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ते भी हैं? मैं मानती हूँ कि ये रिस्क है। शुरुआत करते कि हमें इसमें प्रॉब्लम या क्राइसिस देखने को नहीं मिल सकते? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप नाम ही रिस्क का है, ऐसी है। ठीक है। अगर आप कहें कि रिस्क नहीं है तो फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा नहीं सकते, आप एंटरप्रेन्योर बन नहीं सकते। तो जो शख्स रिस्क ले सकता है, हालात का मुकाबला कर सकता है, दुश्वारियों का मुकाबला कर सकता है, जिसको हिम्मत है कि वो लोगों को फेस कर सके, तो वही एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया कि एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क है। अब बात क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क तो है इनिशियल फेज के अंदर, लेकिन अगर आप क्लिक कर जाते हैं तो आप उस आराम जिंदगी से उस जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं जिसको लोग ख्वाब में देखते हैं। इसका एंड जो है या इसका जो ग्रोथ जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अच्छा, लोगों को जरा बताएं कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली है क्या? बिल्कुल ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप हम अमूमन जब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो हम बात ये करते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसके पास कोई भी मुनफरिद आइडिया हो, कोई भी रॉ आइडिया हो, जिसको वो चाहता हो कि उसको अपने कारोबार में कन्वर्ट करे। तो अब उस आइडिया को लेके जब वो अपने आइडिएशन पे काम करता है, अपने लिए रिसोर्सेज को कलेक्ट करता है, अपनी चीज़ों को मैनेज करता है और अपने कारोबार का आगाज़ करता है, इस पूरे अमल को आप एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो जब आप एक आइडिया को लेके चलते हैं और उसको कामयाब कारोबार में कन्वर्ट करते हैं, दैट होल प्रोसेस इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप, और वो जो शख्स है वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। आपको नहीं लगता कि जैसे कोई इनिशियल स्टेज होती है, लोगों की बर्ड होते हैं आगे, तो पीछे गिराने वाले बहुत ज्यादा लोग होते हैं, वो किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करें आगे ले जाने के लिए? अच्छा देखिए, हमेशा जिंदगी में ना लाइफ साइकिल्स होते हैं। आप एक जिंदगी में स्टार्ट लेते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो आपका इंट्रोडक्शन स्टेज है, ठीक है। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है कि आप अपनी आंख खोल रहे होते हैं, आपको दुनिया का नहीं पता होता, आपको हर चीज जो है नई लग रही होती है, वहाँ आप बहुत सारी गलतियां करते हैं, ठीक है। उस स्टेज के अंदर कोई भी आपको जो है ना नहीं देखेगा, हाँ सवाए घर वालों के और दोस्तों के, वो कहेंगे क्या कर रहे हो। अगर आप इंट्रोडक्शन फेज से गुजर जाते हैं, जो कि सबसे मुश्किल स्टेज जो है वो आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज है, जैसे ही आप उस फेज से गुजर जाते हैं और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले आते हैं, तो अगली जो स्टेज आती है वो आती है आपकी ग्रोथ की स्टेज, कि अब आप मार्केट में ग्रो करना शुरू करते हैं। अब आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में आना शुरू हो गया, लोगों ने समझना शुरू कर दिया। तो वो एक ऐसी स्टेज है कि जहाँ एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बड़ा कंफर्ट फील कर रहा होता है कि उसको ग्रोथ मिल रही है, उसके बाद पैसा आना शुरू हो गया है। और अमूमन जो ये स्टेज है, यहाँ आपके जो कंपेटिटर्स हैं या आप कह लें कि ऐसे लोग जो कि आप जिनको अपना दुश्मन समझते हैं, वो आपके सामने आना शुरू जाते हैं। आपने फिर उनसे मुकाबला करना है कि ऐसी स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है कि वो चीजें आप पे इफेक्ट ना करें। फिर वक्त के साथ साथ जैसे ही आप मजीद मैच्योर होते हैं, आपको मजीद ग्रिप आती है, आपकी प्रोडक्ट मजीद बेहतर हो जाता है, तो एक वक्त आता है कि आप मैच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं। मैच्योरिटी इज द हाईएस्ट स्टेज कि जहां आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्निंग कर रहे होते हैं, ठीक है। जहां आपके पास पैसा भी बेबहार होता है कंपैरेटिवली, आपके पास आपका कस्टमर भी बहुत ज्यादा होता है, सेल्स भी हो रही होती है, एक बड़ा गोल्डन एरा होता है। अब होता क्या है कि नॉर्मली जो कारोबार करते हैं, जब वो इस स्टेज पे पहुंचते हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली डिसीजन करना छोड़ देते हैं, वो बहुत इजी हो जाते हैं। जैसे आप इजी होंगे
تو الٹیمیٹلی پہلے ہی آپ کے جو کمپیٹیٹرس ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے دشمن آپ کو ہاں, دیکھ رہے دیکھ رہے ہیں, ہیں. تو وہ مقابلہ کرنا شروع کریں گے, وہ اسٹریٹجی بلڈ کرنا شروع کریں گے. اور اگر آپ نے اس اسٹیج پہ آ کے کوئی اچھا عمل اختیار نہیں کیا, کوئی اچھی اسٹریٹجی بلڈ نہیں کی, تو آبویسلی آپ کو ڈکلائن کرنا پڑے گا. جیسے ہم ایک محاورہ کہتے ہیں نا کہ ایوری انکلینیشن ہے ڈکلائن, ہر عروج کو زوال ہے. تو اس عروج کو زوال شروع ہو جائے گا اگر آپ نے اسٹیپ نہیں لیا. اگر آپ اس زوال سے بچنا چاہتے ہیں تو اگین انوویشن لے کے آئیں اور اس اسٹیپ سے دوبارہ اپنا ایک نیا سائیکل اسٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک چیزیں ہیں. تو کمپیٹیٹرز ہمیشہ رہیں گے, مشکلیں رہیں گی, لیکن آپ کیسے اسٹریٹجی بلڈ کر رہے ہیں, آپ کیسے چیزوں کو فیس کر رہے ہیں, یہ چیز میٹر کرے گی آپ کی گروتھ میں, آپ کی کامیابی. سب سے بہتر بڑی بات تو یہ کہ آپ اسٹریٹجی اگر آپ نے پلان کی ہوئی ہے نا تو آپ گرو کر جاؤ گے. بالکل. اچھا, اس کے علاوہ میں یہ بھی بات کروں گی آپ سے کہ جیسے کووڈ کی سچویشن ہے تو کتنے نئے جو ہے وہ ہمیں انٹرپرینور دیکھنے کو ملیں گے. اچھا, کووڈ اپیرنٹلی کووڈ نے ایک ڈیزاسٹر کیا پوری دنیا کے اندر. پوری دنیا کی جو اکانومی ہے نا اس کی تہس نہس ہو گیا. ہر جیسے خاص طور پہ پاکستان جیسی کنٹری جو ڈیولپنگ کنٹری ہے, جس میں میکسیمم لوگ وہ ہیں جو ڈیلی بیسس پر ارننگ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو بہت بڑا سیٹ بیک ملا. لیکن پیرل جب یہ سیٹ بیک تو ملا ہی ملا, لیکن اسی دور کے اندر آپ کے پاس بہت سارے انٹرپرینور جو ہے مارکیٹ میں آ گئے. کیونکہ آپ کو ایک ٹائم ملا. بہت سے لوگ جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے ان کو جب لاک ڈاؤن کی کنڈیشن میں گئے, وہ اپنے گھر تک محدود ہوئے, تو ان کو سوچنے کا موقع ملا. اور میں دیکھتا ہوں کہ اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, فیس بک یوز کرتے ہیں, انسٹاگرام یوز کرتے ہیں, یوٹیوب یوز کرتے ہیں, تو آپ کو ہزاروں چینلز نظر آئیں گے, ہزاروں پیجز نظر آئیں گے. بہت سے لوگوں نے, کسی نے مطلب بنی بنائے گھر سے کپڑے بیچنا شروع کر دیا ہے, کسی نے کوک کر کے فوڈ بیچنا شروع کر دیا, کسی نے کوئی اور ایکسپرٹیز شروع کر دی, کسی نے اپنا چینل بنا لیا. اس طرح کی ملٹیپل کام شروع ہو گیا. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کووڈ کے تھرو جہاں نقصان ہوا وہاں ہمارے پاس ایک بہت بڑا نمبر جو ہے وہ انٹرپرینورز کا مارکیٹ میں آیا, جو کہ پہلے کبھی اس کو ٹائم نہیں ملتا تھا, یا اس کے اندر وہ کریج نہیں تھی کہ وہ اسٹیپ لے, لیکن اس نے اس دور کے اندر وہ کریج کیا, اسٹیپ لیا اور اپنے آپ کو انٹرپرینور بنایا. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں کہ جیسے مرد حضرات تو انٹرپرینور کی طرف جاتے ہیں, خواتین کا کیا ریشو ہے؟ پاکستان کی حد تک تو ریشو کافی کم ہے, لیکن اس وقت گورنمنٹ بڑی فوکس کر رہی ہے. آپ کو شاید معلوم ہو کہ پاکستان گورنمنٹ نے کئی پالیسیز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی ہیں. آپ کے شاید علم میں ہو کامیاب جوان پروگرام, جس کے تحت اگر آپ ایک انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں, اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس بہت سارے پلیٹ فارم ہیں. آپ کو انتہائی کم پرسنٹیج کے اوپر, انٹرسٹ کے اوپر آپ کو جو ہے لون مل سکتا ہے. وہاں خواتین کے لیے انہوں نے اسپیسیفکلی انٹرسٹ رکھا ہے. اگر آپ ہیلتھ ریلیٹڈ ہیں, خاتون ہیں, اور آپ کاروبار کرنا چاہ رہی ہیں, تو آپ کو زیرو انٹرسٹ کے اوپر بھی لون مل رہا ہے. اور اگر آپ باقی سیکٹر میں کام کر رہی ہیں تو 3% 5% جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے. تو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے, لیکن پاکستان کا جو کلچر ہے وہاں انفارچونیٹلی اتنی زیادہ فیمیل انٹرپرینور نظر نہیں آ رہی. لیکن پچھلے 5-6 سالوں میں ایک ٹرینڈ شروع ہوا, اور لاسٹ 1 ایئر کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی خواتین سامنے آئی ہیں. آپ کو بہت ساری جو NGOs ہیں اس کی جو CEOs ہیں وہ آپ کو خواتین ملیں گی. آپ کو اس طریقے سے بہت سارے جو برانڈس ہیں آپ کے کپڑوں کے, کلودنگ کے, وہاں آپ کو خواتین ملیں گی. اس طرح آپ کو ماشاءاللہ اب خواتین نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, ایک ٹرینڈ ہے پاکستان کا کہ وہاں لوگ کم ہیں, لیکن اب ہم موو کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 4-5 سالوں میں آپ کو خواتین فیمیل انٹرپرینور زیادہ نظر آئیں گی, اور میل انٹرپرینور شاید کم نظر آئیں. اچھا جی, یہاں ایک بریک لیتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک بریک کے بعد واپس حاضر ہوتا ہے. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Arkansas Spine and Pain. We love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP.
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हम बात करेंगे अब एजुकेशन सेक्टर पे, क्योंकि बिजनेस पे हमने बात करी है, लेकिन अब बात करेंगे हम एजुकेशन पे कि किस तरीके से कोविड ने एजुकेशन को भावलपुर में मुतासिर किया। पाकिस्तान में तो किया ही किया, लेकिन एक भावलपुर बड़ा एक अच्छा सिटी है, उसके बारे में बात करेंगे। जी बताइए जरा शहीद साहब, किस तरीके से मुतासिर किया है? मेरे ख्याल से कोरोना के थ्रू सबसे ज्यादा जो चीज मुतासिर हुई है वो आपका एजुकेशन सेक्टर, और एजुकेशन से अल्टीमेटली आपकी जो न्यू जनरेशन है वो अफेक्ट हुई है। ठीक है, उसमें भी अगर मैं क्लासेस करूं तो हमारे पास 3 लेवल हैं पाकिस्तान के अंदर। आपका एक स्कूल लेवल है, एक कॉलेज लेवल है, यूनिवर्सिटी लेवल है। सबसे बड़ा डिजास्टर मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन ये है, पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो स्कूल सेक्टर है। स्कूल में भी वो स्कूल जो कि छोटा प्राइवेट स्कूल है, जिसकी स्कूल की फीस जो है वो 500, 1000, 1500 रुपए है, जो कि बच्चों से लेता है। उसकी जो टीचर की सैलरी है वो 12,000, 15,000 रुपए है। तो वो बिल्कुल ब्रेक इवन पे काम कर रहे होते हैं। जैसे ही आपका कोविड आया और आपके स्कूल लॉकडाउन हुए, तो मैंने खुद भावलपुर में देखा कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो थे उन्होंने अपने स्कूल खत्म कर दिए। अब स्कूल की रेशियो एकदम से कम हो गई। यहाँ पाकिस्तान को इस वक्त बेतहाशा जो है एजुकेशन में काम करने की जरूरत है, वहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारी एजुकेशन सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। और ना सिर्फ आपका स्कूल का मालिक डिस्टर्ब हुआ, आपके टीचर्स डिस्टर्ब हुए और आपका स्टूडेंट भी डिस्टर्ब हुआ। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ समहाउ कोई ना कोई आपके पास टेक्नोलॉजी ने सपोर्ट किया। मैं समझता हूँ कि आपकी शायद क्वालिटी एजुकेशन तो शायद डिलीवर्ड ना हुई हो, लेकिन आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया। जैसे मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की बात करूँ तो हमारे जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर महबूब साहब, उनके आने से पहले हमारे यहाँ ऑनलाइन सिस्टम मौजूद नहीं था। वो आए और कोविड भी आ गया साथ में, तो उन्होंने बहुत कम अरसे के अंदर एक पूरा एक ऑनलाइन सिस्टम उन्होंने इंक्लूड करवाया, जिस वक्त माशाल्लाह हमारा LMS सिस्टम बन चुका है। क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं, ऑनलाइन मॉनिटर भी हो रही हैं। तो एक तरीके से जो डिसएडवांटेज हुआ वो हुआ स्कूल लेवल के अंदर। एडवांटेज हम समझते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पे हुआ कि आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जैसे ऑनलाइन सेक्टर आप लोगों ने बोला कि अभी आप लोग ऑनलाइन की तरफ आए, तो टीचर्स को समझने में बहुत टाइम लगा? क्योंकि कराची में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे जब वो लोग ऑनलाइन हुए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को भी हुई, क्योंकि टीचर्स को यूज़ करना नहीं आ रहा था। ठीक है, ऐसा है? देखिए जब भी चेंज आता है ना, तो चेंज जो है वो एकदम से आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। आपको मुश्किलात आएंगी, टीचर एंड पे भी मुश्किलात आएंगी, पेरेंट्स एंड पे भी आएंगी, स्टूडेंट्स एंड पे भी आएंगी। लेकिन अल्टीमेटली आफ्टर 1 ईयर हम इस पोजीशन पे हैं कि अब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए। ठीक है, अगर हम इनिशियल डेज की बात करें तो शायद हमारे 5%, 10% लोग जो थे वो ऑनलाइन सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। इस वक्त जब मैं IUP की बात करूं तो 90% जो है चीज़ें वो स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं। बच्चे भी क्लासेस ले रहे हैं, टीचर्स भी क्लासेस ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी जो है मॉनिटर भी कर रही है। तो चीज़ें जो हैं वो फ्लो में आना शुरू हो गई। जहां ओवरऑल एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, वहां अच्छी बात यह है कि अब आपका एक सिस्टम बिल्ड हो गया जिससे दुनिया जा चुकी थी और हम पीछे थे। तो कोविड हमारे लिए एक तरीके से ब्लेसिंग डिस्गाइज बन के आया कि जहां नुकसान हुए वहां हमें एक ट्रैक दे दिया उसने, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम चीज़ों को लेकर ग्रो करेंगे। अच्छा, एक और सवाल मैं यहाँ करूँगी, ये एजुकेशन से हट के है कि जो हमारी ताजिर बरादरी है ना, वो नहीं मानती कि बंद की जाए चीज़ों को, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि मईशत मैं कहती हूँ कि रीढ़ की हड्डी का किसी भी मुल्क का काम करती है। अगर वो डाउन हो जाए तो आप समझ लें कि सब कुछ, जैसे जिस्म से रीढ़ की हड्डी निकल जाए तो बहुत खड़ा होना मुश्किल है उसका। बड़ा असर डाला है कराची पे भी इस तरीके से। भावलपुर में अगर हम मईशत की बात करें, कारोबार की बात करें, किस तरीके से कारोबार को मुतासिर किया है कोविड-19 ने? इस हवाले से जो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज थी ना, उससे मैं काफ़ी परेशान भी हुआ, और मैंने कई जगहों पे कोशिश की आवाज़ को उठाऊं कि आप कम से कम जो स्ट्रेटजीज बिल्ड कर रहे हैं, खासतौर पे हमारी इंडस्ट्री के लोगों के लिए, मार्केट के लोगों के लिए, वो आपकी मुनासिब नहीं है। जैसे कि एक उनका था कि आपकी टाइमिंग रख दी कि सुबह 9 बजे बाजार स्टार्ट हो रहा है और 6 o'clock आपका बंद हो रहा है। उल्टा आपने जो ये पॉलिसी बनाई, इससे आप रश क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ लोगों की जो है ना वो टाइम लिमिट को देते हुए हर बंदा उस टाइम पे पहुंचेगा। ऐसा ही इसके लिए बेहतर ये था, पॉलिसी ये होनी चाहिए थी कि आपका 24 आवर्स मार्केट ओपन होती, आप 3-3 स्लॉट्स में काम करते हैं, उससे लोगों की नौकरी भी ना जाती, लोगों का रश भी ना बनता, और 3 स्लॉट्स में काम चल रहा होता। तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी जो है ना मुझे परेशान किया। मैंने कुछ दोस्तों से बात करने की कोशिश की, उनके पास कुछ इसका आंसर थे, लेकिन उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। लेकिन गवर्नमेंट अगर ये पॉलिसी बनाती कि 24 आवर मार्केट ओपन होती, 3-3 स्लॉट्स में काम चल रहा होता, आप लोगों की जो ग्राउंड के ऊपर या रोड के ऊपर जो उनकी प्रेजेंस है उसको मिनिमाइज करते, तो उससे अल्टीमेटली लोग जो है कोई सुबह के टाइम परचेजिंग करता, कोई शाम के टाइम परचेजिंग करता, कोई रात के टाइम परचेजिंग करता, इससे वो फ्लो जो है टाइम बढ़ जाता ना। अब उन्होंने टाइम शॉर्ट करके उन्होंने उल्टा बटन डाल दिया है। और मैं समझता हूँ अगर भावलपुर में कोरोना एकदम से बढ़ा है, उसकी रीजन यही कि मार्केट में हर बंदा आ गया। ठीक है, और उसी टाइम में जब पहुंच रहा है 6 बजे से पहले तो ऑब्वियसली आप जब क्लोज इंटरेक्शन करेंगे तो आप लोगों से टच भी करेंगे, आपकी जो है जब सांस लेंगे तो भी ऑब्वियसली पार्टिकल जाएंगे। आप मास्क जितना पहन लें, आपको गर्मी होगी आप थोड़ा सा नीचे करेंगे मास्क तो आपकी पार्टिकल्स ट्रांसफर होंगे। तो वो जो रश क्रिएट हुआ उससे चीज़ें बढ़ी हैं, और इसका आसान तरीका यही था कि आप रश को कम करते, 24 घंटे मार्केट्स को ओपन करते, जिससे लोग भी फ्रस्ट्रेट होते, आपके बिजनेस भी इफेक्ट ना होते, इवन कि आपकी इकॉनमी मजीद मजबूत होती। लोग कर रहे हैं SOPs को फॉलो? अब
اب کروایا جا رہا ہے زبردستی. ہاں ظاہر بات ہے اب جب اتنا کووڈ بڑھ گیا تو اب زبردستی کروایا جائے گا. آرمی بھی آ گئی ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی رول پلے کر رہی ہے, ادارے بھی بند ہو گئے ہیں, تو ایک عجیب سا ایک کلچر ڈیولپ ہوا ہے. وہ بہاؤپور جو ہمیشہ بڑا پرسکون اور بڑا کلرفل ہوتا تھا وہ آج کل بڑا ڈم ہوا ہے اس کووڈ کی وجہ سے. عید آنے والی ہے تو وہاں پر کیا سچویشن ہے؟ عید آنے والی ہے, مارکیٹ جو ہیں وہ اس ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے اوپن ہو رہی ہیں. وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ رمضان کے اندر ایک جو انرجی ہوتی ہے, مسجدیں رونق برونق ہوتی ہیں, انفارچونیٹلی اس مرتبہ اس طریقے سے رونق نہیں ہے. لوگ ڈر رہے ہیں, لوگ قریب کھڑے نہیں ہو رہے. یہاں میں خیر کراچی میں آ کے نمازیں پڑھی تو لوگ بہت قریب کھڑے ہیں. خیر وہاں جو ہے آپ بغیر ماسک کے مسجد میں انٹر نہیں ہو سکتے, اور آپ کو کم از کم ایک بندے کے درمیان میں ایک بندے کی پریزنس ہونی چاہیے, مطلب اتنا گیپ ہو. تو وہاں ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں. کراچی میں مجھے لگا شاید تھوڑا سے کم فالو ہو رہے ہیں. اچھا مجھے جاتے جاتے ایک آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گی, لوگوں کو بتا دیں کہ انٹرپرینورشپ جو کرتے ہیں اور کیا نئے آئیڈیاز لے کر آئیں جو پاکستان کو ڈیولپ کر سکے, بہتر بنا سکے پاکستان کو. اس وقت جو سب سے اچھی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ڈیجیٹل ایج میں انٹر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو ہر چیز جو ہے ڈیجیٹائز ہو رہی ہے. اب آپ نے سب پر کرنا یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد آپ کو جو بھی پرابلم نظر آ رہا ہے اس پرابلم کا سولوشن نکالنا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ اس میں آپ آئی ٹی کو کیسے انوالو کریں کہ آپ کا وہ پرابلم آسان ہو جائے. تو جیسے اوبر کریم نے کیا کیا, ایک مسئلے کا حل نکالا, اس میں آئی ٹی کو انوالو کیا, ایک ایپلیکیشن ڈیولپ کی, اور اسی مسئلے کی ارننگ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو فیسلیٹ بھی کر رہے ہیں. تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے کہ جو آپ کے ارد گرد مسئلے آ رہے ہیں آپ نے ان مسئلوں کو دیکھنا ہے, ان مسئلے کا حل نکالنا ہے. اس حل کے ساتھ اگر آپ آئی ٹی کو آپ انکلوڈ کر دیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ کے لیے بڑی آسانی کا معاملہ ہو جائے گا. کراچی میں تو میرے خیال سے جتنا پوٹینشیل ہے گروتھ کا مارکیٹ کا, تو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے جو پاکستان کے باقی شہر ہیں وہاں ابھی تک انٹیپ مارکیٹس ہیں. اگر جو پاکستان سے باقی شہر کے لوگ اگر ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ کراچی کے جو سکسیسفل ماڈل ہیں آپ ان کو اٹھائیں اور ان کو ریپلیکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. فار ایگزامپل بائکیا کی بات کرتا ہوں میں. اوبر کریم جو ہیں وہ تھوڑے سے آپ کے ایک کہہ لیں کہ اپر کلاس کے ماڈل ہیں. اگر آپ بائکیا کو بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ بہاؤپور میں لے کے آئیں, رحیمہ خان میں لے کے آئیں, اس طرح کے چھوٹے علاقوں میں لے کے آئیں. اچھا وہاں ابھی تک نہیں ہے یہ وہاں سب بائکیا نہیں ہے. اچھا وہاں کریم بھی فلاپ ہو گئی کیونکہ وہاں راستے کم ہے, یا کراچی میں بہت زیادہ ہے, تو وہاں بائکیا کی ابھی بھی اسپیس ہے. اس طرح اور بھی بہت سارے اسٹارٹ اپس ہیں جو صرف کراچی کے حد تک ہیں. میں وہاں کے لوکل انٹرپرینورس کو کہوں گا اور یہاں کے بھی انٹرپرینورس کو کہوں گا کہ آپ اپنے آئیڈیاز کو فرینچائز کریں. کراچی والے بہاؤپور کے اندر اور بہاؤپور والے جو ہیں ان کو ویلکم کریں. اس طریقے سے ہم مزید اپنا ایکو سسٹم بلڈ کریں گے, اور جو ہمارے شہر ہیں اس کے انٹر سٹی جو ایک کنیکشن بلڈ ہوگا اس سے ہماری اسٹرینتھن بھی ہوگا, ہم کاروبار کو گرو بھی کر پائیں گے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی اچھی اچھی باتیں کری. جی ہمارے ساتھ موجود تھے سید شہیر حسن رضوی صاحب, جنہوں نے بڑے اچھی طریقے سے بتایا کہ بزنس کو کس طریقے سے گرو کرنا ہے اور آگے کس طریقے سے نوجوان نسل نے معیشت کو کس طرف لے کر جائیں گے. وہ انہوں نے ہمیں بتایا, اچھے طریقے بتایا, بلکہ ابھی آپ نے سنا بھی کہ کس طریقے سے نیو طریقے جو ہیں وہ جنریٹ کر سکتے ہیں پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ وجیح عبدالقادر کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے کراس چیک.